निहाल स्टडी अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। निहाल स्टडी अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमने भौतिक विज्ञान का पिछला वीडियो पढ़ा था। उसमें जो है हम लोग यांत्रिकी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, यांत्रिकी का अगला जो है भाग हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। और पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं इस वीडियो में 31 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है त्वरण ज्ञात करने का जो है सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और बी दिया है ए इक्वल टू यू प्लस वी टी, और सी दिया है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, और ऑप्शन डी दिया है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि वी माइनस यू बाई टी, यानी कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ए है वो क्या है? एक्सीलरेशन है, यानी कि त्वरण। और वी क्या है? अंतिम वेग है। और यू क्या है? प्रारंभिक वेग। और टी क्या है? हमारा समय है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को जो है क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दिया है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी है बल। तो दोस्तों, 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी रैखिक गति, ऑप्शन सी कोणीय गति, और ऑप्शन डी बल। तो दोस्तों, 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोणीय गति। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 दिया है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम हो जाएगा। तो दोस्तों, एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, एनालॉग घड़ी है, उसमें जो निडल होता है, सुई होता है, वो गर्मियों के दिनों में बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में हीट के वजह से वो उसका फैलाव हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उसका जो है गति हल्का फुल्का, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे लड़की जो है बैठी है, तब तो उसका जो है जो हमारा दूरी है, डिस्टेंस जो है, व्यास जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, और जब खड़ा हो जा रही है तो उसका व्यास जो है बढ़ जा रहा है। जब व्यास बढ़ जाएगा तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? जब व्यास बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और व्यास जो है कम हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, और ऑप्शन डी जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम हो जाएगा। तो दोस्तों, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज, ठीक है, घूर्णन कर रही है एक गोल मेज, उस पर जो है अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मेज के जो कोणीय वेग पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 है। यदि किसी चलती हुई यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि वेग को दो गुना कर दिया जाए, तो उसका जो है या उसकी जो है आपके ऑप्शन है त्वरण दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, और ऑप्शन सी जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, और ऑप्शन डी है भार दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों,
यहाँ पे जो है आप लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है, हाफ mv² होता है, जानते हैं ना। तो चलिए, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया, यानी कि v को दोगुना कर दिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा है जो है 4 गुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन ए है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी है दोनों सत्य है और ऑप्शन डी है दोनों गलत है। तो दोस्तों 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है परिवर्तनीय होता है। देखिए द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है लेकिन भार में परिवर्तनीय होता है। इसका जो है एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है पृथ्वी पर जो है 600 किलो का है और चंद्रमा पर उसको ले जाया जाता है तो वो 100 किलो का हो जाता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण से जो है 6 गुना है। तो दोस्तों 6 गुना है तो वो यानी कि वहाँ पे जो है भार जो है कितना हो जाएगा, 100 किलो हो जाएगा। पृथ्वी पे 600 है तो वहाँ पे 100 किलो हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है पृथ्वी का वहाँ का। ठीक है, चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का जो है 1/6 होता है। और दोस्तों द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है। द्रव्यमान में इसलिए चेंजेस नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई 1 किलो का हम बाट लेते हैं, ठीक है, 1 केजी का हम बाट लेते हैं। अब 1 केजी का बाट हम ले लेंगे पृथ्वी पर, तो क्या चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या बाट में कोई परिवर्तन होगा? बाट तो वैसे ही रहेगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है, भार में चेंजेस होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन गति विषयक का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन गति विषयक का तृतीय नियम और ऑप्शन डी दिया है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो दोस्तों 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जो है ना। यानी कि न्यूटन का आपने 3 नियम पढ़ा होगा, कौन कौन सा नियम? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो दोस्तों प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इसका उदाहरण में आप लोग जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो अचानक बस चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा से पीछे की तरफ हम लोग क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और ऑप्शन डी है शून्य होता है। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूटन के गति, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी है का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो दोस्तों 40 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो दोस्तों आपने न्यूटन का तीसरा नियम आपने पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 दिया है इसमें, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो दोस्तों आपने अभी पीछे पढ़ा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम और ऑप्शन सी है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो दोस्तों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा नियम है, तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरे नियम के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43 है यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो दोस्तों 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि न्यूटन। ठीक है, यानी कि न्यूटन ने क्या कहा था भाई कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यह नियम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम से और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो दोस्तों 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि गति के पहले नियम से। ठीक है दोस्तों, 44 का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गति के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा निकल कर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है कुल भार और ऑप्शन डी है अक्रियता। तो दोस्तों 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, ठीक है, ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी है ऊर्जा का नियम और ऑप्शन डी है संवेग का नियम। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को जो है हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से और ऑप्शन डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो दोस्तों 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, चलती बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? दोस्तों चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का दूसरा नियम और ऑप्शन डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों 48 का जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जो है न्यूटन का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन का दूसरा नियम और ऑप्शन डी दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व और ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो अश्व जो है यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी कि अश्व पे जो बैठा है अश्वारोही जो है यानी कि घोड़सवार गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन तो पता ही है, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम और विश्राम जड़त्व और गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विश्राम जड़त्व। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या कारण है? विश्राम जड़त्व कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 दिया है हमारा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन सी
सॉरी ऑप्शन बी है बाल त्वरित स्थिति में रह सकती है, और ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो दोस्तों बाल की जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। दोस्तों आप जानते हैं क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं, कोई मान लीजिए कैच करते हैं गेंद को, तो अपने हाथ को जो है थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं, तो यही जो है अपना जो है बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। मतलब क्यों करते हैं कि जैसे बाल जो है थोड़ा जो गेंद है वो विश्राम की स्थिति में आ जाए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 दिया है हमारा, बल गुणनफल है, बल जो है गुणनफल है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान और त्वरण का, और ऑप्शन सी दिया है भार और वेग का, और ऑप्शन डी दिया है भार और त्वरण का। तो दोस्तों 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। तो आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू जानते हैं एम इंटू ए होता है, पता है ना, एम इंटू ए, यानी कि एम जो है क्या है, मास है द्रव्यमान, और एक क्या है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि मास और एक्सीलरेशन के मल्टीपल को यानी कि गुणनफल को क्या कहते हैं, फोर्स यानी बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन ए है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी दिया है भार जो है घट जाता है, वेट घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी दिया है भार में परिवर्तन होता है, और डी दिया है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो दोस्तों 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भार घट जाता है और मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान जो है क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है स्मॉल जी में। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है बढ़ता है, ऑप्शन बी जो है घटता है, और ऑप्शन सी जो है वहीं बना रहता है, और ऑप्शन डी दिया है 45 अक्षांश तक घटता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो दोस्तों 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, शरीर का वजन, शरीर का वजन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, और सी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और ऑप्शन डी है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो दोस्तों 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जी का मान क्या होता है भाई, क्या होता है, जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि जब जी का मान बढ़ जा रहा है, स्मॉल जी का मान, यानी कि शरीर का वजन जो है क्या हो जा रहा है, अधिकतम हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी दिया है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन सी दिया है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, और ऑप्शन डी दिया है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो दोस्तों 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी दिया है 200 जूल, ऑप्शन सी दिया है 981 जूल, ऑप्शन डी दिया है 0 जूल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कोई व्यक्ति है 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए जो है उसका किया गया जो कार्य है 0 जूल होगा। इसलिए होगा 0 जूल दोस्तों आप लोग पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, दोस्तों कार्य इक्वल टू जो होता है वर्क इक्वल टू F इंटू डी होता है, W इक्वल टू F इंटू डी होता है, क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो दोस्तों यानी कि हम फोर्स लगाएंगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुछ ना कुछ जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए,
तो दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है और 20 केजी वजन को लेकर के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखता है। मान लीजिए 1 मीटर की ऊंचाई तक है वो पकड़ा रखा है, ठीक है, उसी वजन को। दोस्तों वो कहीं ना जा रहा है आगे ना पीछे जा रहा है, इसका मतलब कोई दूरी तय नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसमें बल तो लग रहा है लेकिन उसमें स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वो कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कब करता है? जब उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो तब वो कार्य करता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो करता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन सी जो है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। तो दोस्तों आप लोग पता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है दीवार को जो है धक्का दे रहा है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी कि उसको उसके स्थिति में परिवर्तन करने में असफल रहता है। कोई दीवार को बार बार मान लीजिए कि हम ही धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देना दीवार गिर ही नहीं रहा है, यानी कि हमने कोई भी कार्य नहीं किया। दोस्तों साइंस में जो है कार्य नहीं हुआ, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59 दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है तेज चल सके, ऑप्शन बी दिया है फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी दिया है शक्ति संरक्षण हेतु, और ऑप्शन डी दिया है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। दोस्तों 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो जो है पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका जो है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन बी दिया है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, और ऑप्शन सी दिया है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, और ऑप्शन डी है यह एक आश्चर्य है। तो दोस्तों 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं आधार से होकर जाती है, ठीक है। यानी कि जो इसका गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा है ना, गुरुत्वीय जो केंद्र होगा वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाएगी। जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगी वो उसके आधार से होकर जाएगी, तभी वो जो है वस्तु नहीं गिरती है, यानी कि वो मीनार जो है तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, जाड़े की रातों में। दोस्तों जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, ऑप्शन बी दिया है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, और ऑप्शन सी दिया है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी दिया है जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो दोस्तों 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है। जम जाता है तो पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। फिर से क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, 62 नंबर है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी दिया है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी दिया है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी दिया है कांच उष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी दिया है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी दिया है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और ऑप्शन डी दिया है पानी जम जाएगा। तो दोस्तों 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा, ठीक है, आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाव के भार से कम, ऑप्शन बी दिया है नाव के भार से ज़्यादा, ऑप्शन सी दिया है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे हैं, और अगला दिया है ऑप्शन डी दिया है नाव के भार के बराबर। तो दोस्तों जो 64 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि
नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 65 दिया है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी दिया है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी दिया है गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी दिया है गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 दिया है। सड़क पर चलने के अपेक्षा बर्फ चलना कठिन है क्योंकि? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी दिया है सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी दिया है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, और ऑप्शन डी दिया है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो दोस्तों 66 का जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन जो ए दिया है वो दिया है बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होते हैं जबकि रोड़ी कठोर होती है, और ऑप्शन बी दिया है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, और ऑप्शन सी दिया है बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 दिया है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र, ठीक है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है जब उसे खींचा जाता है तो उस वस्तु का भार कार्यकारी होता है, ऑप्शन बी दिया है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, और ऑप्शन सी दिया है खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। तो चलिए दोस्तों 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 दिया है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर जो है क्या होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए दिया है पहले जितना होगा, ऑप्शन बी दिया है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और ऑप्शन सी दिया है थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ऑप्शन डी दिया है ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 दिया है दोस्तों। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? तो दोस्तों लोहे की जो कील है वो पारे में क्यों तैरती है? तो दोस्तों जबकि यह पानी में डूब जाती है, ठीक है, लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है और जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन बी दिया है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, और ऑप्शन सी दिया है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, और ऑप्शन डी दिया है पारा पानी से भारी है। तो दोस्तों 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम है यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 दिया है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन बी दिया है विस्थापित पानी के भार से कम, और ऑप्शन सी दिया है विस्थापित पानी के भार से अधिक, और ऑप्शन डी दिया है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाएगा यानी कि जितना पानी हटाया रहेगा, ठीक है ना, जितना पानी हटाया रहेगा है ना, तो जो है उतना ही भार के बराबर होता है, ह्रास होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 दिया है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ऑप्शन बी दिया है बर्फ पानी के जमने से बनती है, और ऑप्शन सी दिया है बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है, और ऑप्शन डी दिया है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है।
तो दोस्तों 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 73 जो है होगा वो होगा दिया है हमारा स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी दिया है पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन सी दिया है स्टील का घनत्व तो पारे की अपेक्षा अधिक होता है, और ऑप्शन डी दिया है गोली तैर नहीं सकती। तो दोस्तों 73 का जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पारे का जो घनत्व पारे का जो घनत्व है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 दिया है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, ऑप्शन बी दिया है पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी दिया है यह घुल जाएगी, और ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन डी कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 दिया है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों 75 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी दिया है 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है आयतन, ऑप्शन बी दिया है भार, ऑप्शन सी दिया है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी दिया है घनत्व। तो दोस्तों 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है कौन सा नहीं बदलेगा, घनत्व नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ऑप्शन बी दिया है समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है, ऑप्शन सी दिया है समुद्री पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी दिया है समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समुद्री पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 दिया है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो दोस्तों बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो आपके ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन जो ए दिया है निम्न दाब, ऑप्शन बी दिया है निम्न घनत्व, और ऑप्शन सी दिया है निम्न श्यानता, और ऑप्शन डी दिया है निम्न तापमान। दोस्तों 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निम्न घनत्व, यानी कि बादल जो है किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व यानी कि कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 दिया है 79 समुद्र में प्लवन करते करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया है 1/9 भाग, 1/10 भाग, बी दिया है ऑप्शन सी दिया है 1/6 भाग, ऑप्शन डी दिया है 1/4 भाग। दोस्तों 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1/9 भाग जो है ऊपर समुद्र सतह से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस भाग का। तो दोस्तों 80 का जो क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है दिया है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। दोस्तों आपके ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए दिया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, और ऑप्शन सी दिया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, और ऑप्शन डी दिया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो है दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये वीडियो जो है आपको जो है कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करते रहिए। और दोस्तों आप ये क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन दिए हैं, इस 50 क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।